हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जो अपने हिंदी की क्लासेज स्टार्ट की थी उनमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था? संधि, समास, तत्सम तद्भव, हिंदी भाषा का विकास, ये सब कुछ पढ़ लिया था। और आगे चलते हुए हम आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग और प्रत्यय, जो बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, कभी आपने ये सोचा है कि एक छोटे से शब्दांश को किसी शब्द के आगे, मतलब किसी भी शब्द के आगे या पीछे जोड़ने से उसका अर्थ कैसे बदल जाता है? मतलब शब्दांश, उपसर्ग और प्रत्यय है, ये क्या है कि शब्दांश है। जैसे कि जैसे हार, हार कोई शब्द है, इसके आगे जोड़ोगे पर, तो पर हार बन जाएगा। और इसी प्रकार से ये सुंदरता शब्द है, क्या है? सुंदर शब्द है। इसके पीछे जोड़ोगे ता, तो क्या बन जाएगा? सुंदरता। पूरा का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। वहां पे क्या होता है? उपसर्ग और प्रत्यय। यही उपसर्ग और प्रत्यय का खेल है कि उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय बाद में जुड़ता है। जो शब्दांश के किसी भी पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्दांश के बाद में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं, पीछे जुड़ता है। आज की क्लास में हम इनकी परिभाषा, पहचान, प्रकार, उदाहरण, उपसर्ग प्रत्यय के बीच के अंतर को समझेंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एग्जाम में अपन उपसर्ग को अलग कर सकते हैं, प्रत्यय को अलग कर सकते हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे। और परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस को भी हल करेंगे, और कुछ ट्रिक्स को भी अपन देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। जैसे उपसर्ग में क्या होता है कि पुत्र के आगे जोड़ देते हैं। जैसे पुत्र शब्द है, क्या है? पुत्र। तो इसके आगे हम सु जोड़ देंगे, क्या? सु उपसर्ग जोड़ देंगे तो सुपुत्र, सुपुत्र बन गया ना। पूरा का पुत्र सुपुत्र, पूरा का पूरा पूरा अर्थ बदल रहा है ना। तो अब तक हमने क्या देखा? जैसे अब देखो कि हिंदी शब्दकोश में रूढ़ शब्दों की यौगिक शब्दों की अपेक्षा कम है। यौगिक शब्दों का निर्माण संधि, समास या उपसर्ग प्रत्यय से ही होता है। उपसर्ग, इसीलिए हमने संधि और समास पहले पढ़ लिया था। क्यों? क्योंकि अभी हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे ना, तो हमें उतनी कठिनाई नहीं आएगी, अब आसानी से समझ में आ जाएगा। उपसर्ग यौगिक शब्दों की रचना में अहम भूमिका निभाता है। उपसर्ग क्या है यौगिक शब्दों में? जैसे उपसर्ग शब्द की रचना कैसे होती है? उप और सर्ग से मिलकर बनी हुई है। उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है निकट, और सर्ग का अर्थ है षष्ठी करना। उप का अर्थ होता है उपसर्ग। ये दो शब्दों में मिला है, दो शब्दों से मिलकर बना है, उप धन सर्ग। तो उप का अर्थ क्या है? उप का अर्थ क्या है? निकट है। उप का अर्थ है, वो है निकट। और सर्ग का अर्थ क्या है? सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। मतलब जो शब्द न होके शब्दांश होते हैं, जो शब्दांश किसी भी मूल सार्थक शब्द होता है। जैसे मूल सार्थक शब्द कौन सा होता है? जिसका कोई अर्थ होता है। जैसे ये पुत्र शब्द है, ये मूल सार्थक शब्द है। तो इसके आगे या पीछे जोड़ेंगे, आगे जोड़ेंगे तो उपसर्ग हो जाएगा, पीछे जोड़ेंगे तो प्रत्यय हो गया। पहले अब अपन पहले पढ़ेंगे उपसर्ग, फिर पढ़ेंगे प्रत्यय, और फिर दोनों में अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ देख लिया कि नहीं? उप का अर्थ होता है निकट, और सर्ग का होता है सृष्टि करना। तो मतलब वे शब्दांश जो किसी मूल सार्थक शब्द के पूर्व में जुड़कर अर्थ की दिशाओं को परिवर्तित कर देते हैं, मतलब पूरा का पूरा अर्थ ही परिवर्तित कर देते हैं। उपसर्ग मूल शब्दों के साथ जुड़कर दो कार्य करते हैं। क्या क्या करते हैं? कि शब्द के अर्थ को एक तो आंशिक रूप से ही बदल देते, जैसे कोई शब्द में विशेषता ले आते हैं।
जैसे पुत्र शब्द है, तो पुत्र में सु उपसर्ग जुड़ गया, तो इस पुत्र की विशेषता हो गई सुपुत्र। पुत्र की विशेषता क्या हो गई? सुपुत्र, एक अच्छा पुत्र, स्वर्ण पुत्र। और ज्ञान शब्द का अर्थ बोध होता है। यदि उसके वी उपसर्ग जोड़ दिया तो विज्ञान हो जाता है। विज्ञान शब्द एकदम नया बन गया, जिसका अर्थ है किसी विषय या विषय बोध कराना, जहां पूरा अर्थ न बदलकर केवल आंशिक रूप से परिवर्तन हुआ है। और एक होता है कि शब्द का पूर्ण रूप ही बदल देते हैं। एक क्या होता है? दो कार्य करता है उपसर्ग, जो शब्द के फर्स्ट में जुड़ के क्या कार्य करता है? एक तो होता है जो आंशिक रूप से परिवर्तन, जैसे ज्ञान के आगे वी जुड़ गया, विज्ञान, जो विशेष बोध कराता है। विज्ञान क्या है? विशेष। और ज्ञान हमें किसी का अर्थ बोध कराता है, कोई ज्ञान होता है। और एक होता है शब्द का अर्थ को पूर्ण रूप से, जैसे यथा, अभी इसी ज्ञान के आगे हम उपसर्ग जोड़ दिया, अज्ञान, ए उपसर्ग जोड़ देते हैं। जैसे ये शब्द है ज्ञान, अपन यही देख लेते हैं, ये क्या है? ज्ञान शब्द है। तो इसके आगे अपन वी उपसर्ग जोड़ेंगे, तो विज्ञान से केवल क्या करेगा? मतलब आंशिक परिवर्तन करेगा। ज्ञान का अर्थ होता है हमारे अंदर जो भी जानकारी है, ज्ञान। और विज्ञान, एक विज्ञान का अर्थ होता है विशेष बोध कराना, मतलब विशेष ज्ञान और ज्ञान, बस नॉर्मल आंशिक वर्ष परिवर्तन हुआ। लेकिन जैसे इस ज्ञान के आगे अ उपसर्ग जोड़ देते हैं, इस ज्ञान के आगे अ उपसर्ग जोड़ देते हैं, तो पूरा का पूरा क्या हो गया? अज्ञान। पूरा का पूरा अर्थ ही बदल गया, ज्ञानी अज्ञानी, उसका विलोम शब्द बन गया। यहाँ पहले वाले अर्थ का विपरीत अर्थ प्राप्त हो जाता है। क्या हो गया? एक ही मूल शब्द के पृथक पृथक उपसर्ग अनेक शब्दों के निर्माण किया जा सकता है। हार शब्द के साथ प्राच्य, माला, ये, परंतु भिन्न भिन्न उपसर्गों से भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले शब्द भी प्राप्त हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कि एक ही मूल शब्द से अलग अलग उपसर्ग जोड़ के, एक ही मूल शब्द के साथ में अपन क्या करते हैं कि अलग अलग उपसर्ग जोड़ते हैं, तो उनके अलग अलग ही अर्थ निकलेंगे। जैसे कि हार शब्द है, इसके आगे हम प्रति जोड़ते हैं, तो प्रतिहार यानी द्वारपाल बन जाता है। और आ जोड़ते हैं तो आहार भोजन बन जाता है। और प्रहार, प्रहार जोड़ते हैं, जोड़ते हैं तो चोट, उपहार, भेंट, संहार। ये देखो कि एक ही शब्द, हार शब्द एक है, इसके आगे क्या हुआ कि अलग अलग उपसर्ग जोड़े हमने। क्या किया? अलग अलग उपसर्ग जोड़े, तो उनका अर्थ भी अलग अलग निकला। जैसे ये उपसर्ग मूल शब्दों में स्वतंत्र रूप से जुड़ते हैं। क्या है? ये मूल शब्दों में स्वतंत्र रूप से जुड़ते हैं। इन वर्णों के मेल में जो उनमें संधि होती है ना, जो वर्ण के मेल, जो वर्ण मतलब यहाँ पे ये वर्ण और ये वर्ण है, इनमें जो संधि होगी ना, वहां पे संधि युक्त उपसर्गों में संधि विच्छेद के नियमों के ही जोड़ सकते हैं। जैसे अभिमान शब्द है, अभिधन मान, क्या हुआ? अभिधन मान, तो इसमें अभी उपसर्ग जुड़ा है, ये उपसर्ग है, ये अभी उपसर्ग है, ये स्वतंत्र रूप से जुड़ा है, ये मान शब्द है। इसके अभिमान शब्द जुड़ेंगे, तो मान का क्या? अभिमान, इसे तो कोई अपने ज्ञान ज्ञान का अभिमान हो गया, घमंड हो गया, ये कुछ सबूत है। जिसे इसी प्रकार अनुधन ऐसा, इसमें संधि भी है, और संधि भी है, और उपसर्ग भी, अनु उपसर्ग जुड़ा है। यण संधि के नियम से अन्वेषण बन गया। किनसे? ये अपन साथ में हिंदी पढ़ी थी ना, कि कौन सी संधि में ए और ओ आता है, जो यण संधि, स्वर संधि में ए और ओ वाली पढ़ी थी हमने पिछले जो भी ये क्लास देख रहे हो, पिछली क्लास जरूर देखें, उसमें हमने संधि समास सब कुछ देख लिया। तो इसमें क्या है कि ये अनु उपसर्ग है, ये मतलब स्वतंत्र रूप से जुड़ा है। अब हिंदी भाषा में कितने प्रकार से उपसर्ग होते हैं? हिंदी में 3 प्रकार से होते हैं। संस्कृत भाषा के जो तत्सम उपसर्ग होते हैं, वो होते हैं संस्कृत भाषा के, और तद्भव वाले होते हैं हिंदी। और विदेशी उपसर्ग होते हैं वो उर्दू और अंग्रेजी भाषा के। कौन कौन से? हिंदी में कितने प्रकार से होते हैं? एक तो होती है संस्कृत, संस्कृत वाले होते हैं तत्सम, और एक होते हैं हिंदी, और एक होते हैं उर्दू और अंग्रेजी। जो
विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। कौन कौन से हो गए? अपन देख लिया कि एक ही शब्द उपसर्ग क्या है, जो पहले जुड़ता है और उसके साथ में मतलब दो प्रकार से परिवर्तन ला सकता है। एक तो आंशिक परिवर्तन और एक होता है कि पूरा शब्द का अर्थ ही बदल देता है। जैसे ये यहाँ पे दे रखा है कि इस हार में हमने अलग अलग उपसर्ग जोड़े, अलग अलग उपसर्ग जोड़े, तो लेकिन सभी में अलग अलग शब्द बन गया और सभी का अलग अलग अर्थ भी निकल गया। ठीक है। अब हमें देखना है कि संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं। कितने उपसर्ग है संस्कृत में? संस्कृत में उपसर्ग है वो, उपसर्गों की संख्या है 22। कितने हैं? 22। एक तो अति उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो मूल शब्द से पहले जुड़ के अर्थ भी बदल देता है। अब संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं? 22। जैसे अति उपसर्ग है तो अधिक, इस अति का अर्थ क्या है? अधिक, परे, ऊपर। इसके अति शब्द के ही तीन अर्थ है ना, ये अनेकार्थक शब्द है। अति क्या है? अनेकार्थक शब्द है। तो इसमें क्या है कि इसके क्या क्या अर्थ है? अधिक है, परे है, ऊपर है। इसमें कौन कौन से शब्दों के साथ ये उपसर्ग जुड़ सकता है? अतिकाल, एक अतिक्रमण, और कौन सा है? अतिसार। आप ही साथ साथ नोट करते जाइए ताकि आपको भूल भूल ना हो और एग्जाम में। जैसे अतियु, अत्यंत, अत्यंत में क्या हुआ? अति, धन, अंत। यहीं पर कौन सा यण संधि वाला नियम लगेगा। अति उत्पादक, अत्याचार, ये सब क्या है? अत्याचार। इसका कैसे हुआ? अति, धन, आचार। अति के कितने देख लिए अपने? अति धन काल, अति धन कर्मण, अति धन सार, अति। इसमें अति में कौन सा है? अति धन यु। ठीक है। एक बात आप मतलब उपसर्गों को, जब भी अपने उपसर्ग जैसे संधि विच्छेद है, जब भी शब्द का विच्छेद करे ना उपसर्ग, हमेशा याद रखना कि दीर्घ मात्रा में न होकर लघु मात्रा में होगा। कोई भी हम उपसर्ग का, जैसे ये शब्द अतीव शब्द है, क्या है? अतीव शब्द है। हमें ये अतीव शब्द दे दिया और इसके चार ऑप्शन आ जाए, तो हमें किस तरह पहचानना है कि इसके साथ अति उपसर्ग तो अति है, लेकिन इसमें मात्रा दीर्घ होगी या लघु होगी। तो हमें ये याद रखना है कि उपसर्गों में हमेशा ही, उपसर्ग में मात्रा, कोई भी उपसर्ग आए वहां पे मात्रा हमेशा लघु होती है, ना कि दीर्घ होती है। तो इसमें, इस नियम में ये काम करे अति धन ईव। ठीक है। अब अपना अगले देख लेते हैं। अधि, अधि शब्द का क्या होता है? अधिक, ऊपर, ऊंचा, प्रधान, मुख्य। क्या क्या होता है अधि का? अधिक, ऊपर, ऊंचा, प्रधान, मुख्य। अधिक्षेत्र। अति वाले देख लिए अपने। अभी देख लेते हैं अधि, अधिक्षेत्र, अधिधन क्षेत्र, अधिग्रहण, अधिधन ग्रहण, अध्यक्ष, अधिष्ठता, अध्युड्डा। अधीश, अधीक्षक। अब इनके आप मतलब विच्छेद करोगे, उपसर्ग लगाओगे। इसके अंदर हदी धन क्षेत्र, हदी धन ग्रहण, हदी धन अक्ष, संधि वाला यण संधि वाला नियम लगेगा यहाँ पे।
जहाँ पे ये अपने ये वर्ण संधि वाला पटाखा था ना, ये वैसे पहले कोई भी वर्ण आधा हलंत आएगा, वहां पे जन संधि होगी। अधिधन इष्टता, अधिधन उड़ा, अधिधन ईस, अधिधन इक्सठ। ठीक है। अब कौन सा आ गया? 3 नंबर आता है अनु। अनु शब्द का होता है पीछे समान कूल। अनु का क्या होता है? पीछे समान अनुकूल। तो इसके अनु वाले कौन कौन से शब्द है? अनुकरण, ये लिख लिए ना आपने? क्या है इसमें? अनुकरण, लिखते जाइए साथ साथ। अनुकरण, अनुक्रम, अनुदेश, अनुचर, अनुज, अन्वेषण, अनवीक्षक। ये सभी एग्जाम में आते हैं। अनवीक्षक, अनुधन करण, अनुधन करम, अनुधन उपदेश। अनुदेश, अनु में क्या हुआ है? अनुधन उपदेश, अनुधन चर, अनुधन, अनुधन नोज, अनुधन ऐसन, अनुधन एक सक। ठीक है। अब अभी, अभी का क्या अर्थ होता है? पास, सामने, कुशल, अच्छी तरह, अनुचित, विशेष। अभी का क्या अर्थ होता है? अभी का अर्थ होता है पास भी होता है, सामने होता है, कुशल, अच्छी तरह, अनुचित, विशेष। जैसे अभी करता, अभिमान, अभिरक्षक, अभिलेख, अभी उदय, अभयस्त, अभ्यागत, अभियंतर, अभीष्ट, अभ्यास। ये नोट कर लिए ना आप सबने? तो ठीक है। कितने पढ़ लिए? 3 उपसर्ग पढ़ लिए। अब चौथा देखते हैं अभी। अभी में क्या होता है? अभिकर्ता, अभिमान। यही शब्द आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा कि इन शब्दों के आगे कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। अभिरक्षक, अभिलेख, अभिउदय, अभियंतर, अभ्यस्त, अभ्यास। करो करो, आप नोट करो जल्दी, कौन कौन से शब्द है। क्या है? अभी का अर्थ को क्या क्या हो गया? अभी का अर्थ होता है पास, सामने, कुशल, अच्छी तरह, अनुचित। जैसे अभिमान, अभिधन, इसके अभी जुड़ा है, इसके अभी जुड़ा है, अभिधन रक्षक, अभिधन लेख, अभिधन उदय,
यहाँ पे कौन सी संधि है? यण संधि। साथ साथ संधि भी रिवाज करते चलते हैं। यहाँ पे भी यण संधि। हबी धन अस्त, यहाँ पे भी हबी अंतर, हबी धन अंतर, हबी धन आस, सब में अभी अभी जुड़ा है। ठीक है, इनका अलग अलग अर्थ निकला है। अभिलेख मतलब विशेष कोई लेख, अभिलेख होता है जैसे पुराने टाइम में जो भी लेख लिखते किसी के भी विशेष के लिए जो लेख होता। कितने पढ़ लिए? 4। अपी, अपी का अर्थ होता है भी, अपितु, अभिधान, ढक्कन, अभिधान का अर्थ होता है ढक्कन, अप, हित, अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अप का अर्थ होता है बुरा भी होता है, विपरीत होता है, अपवाद भी होता है, निषेध भी होता है, विकार भी होता है। क्या क्या होता है? अप का अर्थ होता है बुरा, विपरीत और अपवाद और निषेध, विकार। तो इसे अपगति, अपंग, अपमान, अपराध, अपकीर्ति, अपकर्म, अपधन, इच्छा, अपकार, अपयश, अपरिवर्तन। ठीक है, अब अव, सातवां है अव। अव का अर्थ होता है नीचा, बुरा, हीन, निश्चय। अव का अर्थ से अवकाश, अवगुण, अवकुंठन, अवज्ञा, अवतार, अवतरण, अवधान, अवतार, अवंतर, अवधन, अंतर, अवप्ति यानी अवधन, आपति। ठीक है, अब आ उपसर्ग है। आ और ए में थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, तो देख लेते हैं। आ का अर्थ क्या क्या है? आ का अर्थ होता है तक से, अपनी ओर, तक से अपनी ओर, आकर्षण मतलब किसी ओर से आकर्षण, किसी से आकर्षण, आंकलन, किसी से आकलन करना, आदान, आभूषण, आहार, आमरण मतलब आमरण, मरण, जन्म तक, आख्यान, आचरण, आदेश, आजान, आजानु बहु, इसमें भी आजानु बहु में भी उपसर्ग है। आगे, अप्रय उपसर्ग में, अप्रय उपसर्ग का अर्थ होता है आगे, अधिक, बहुत, विशेष। जैसे प्रय के साथ हमने क्या क्या पीछे देखा था कि कौन कौन से देखे थे प्रय के साथ? प्रहार के साथ लगता है तो प्रहार विपराजय हो जाता है। और किसी के आगे अपन जैसे प्रकथन, प्रखंड, प्रगति, दर्शन के आगे प्रदर्शन जोड़ देते हैं, देश के आगे प्रदेश जोड़ देते हैं, पात प्रपात, प्रहार, अध्यापक के आगे प्राध्यापक जो मतलब विशेष होता है वो प्राध्यापक होता है, और इक्सक के आगे प्रेक्षक होता है, परवीन, वीन, परवीन। ठीक है, इन सबको याद देखना है। कितने देख लिए हमने? 9 उपसर्ग। कौन कौन से देख लिए? 1 मिनट, हमने 9 उपसर्ग कौन कौन से देख लिए? याद रखना भाई। कौन सी देख लिए? अति, यति, अनु, अति, अनु, और कौन सा देख लिया? अभी, अपी, अभी, अपी, अप। कौन कौन से देख लिए अपन ने? अति, अति, अनु, अति, अति, अनु, अपी, अप,
अभी, अव, आ, अभी भी देख लिया ना। अभी, अव, आ, प्रे, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 देख ली। अब आगे अपन देखते हैं कि कौन कौन से हो रहे हैं। 22 है कुल। तो परा, परा उपसर्ग के अर्थ क्या होता है? विपरीत, पीछे, उल्टा, परे। क्या होता है? विपरीत, पीछे, उल्टा, परे। अंतर देखा था ना, जैसे परे धन अर्थी जाचक, परे धन आपद। ये देख, अब परा और पर में भी अंतर है। परे का क्या अर्थ हुआ? परे का अर्थ क्या क्या देखा था आपने? परे का अर्थ देखा था, परे का तो होता है आगे, अधिक और बहुत विशेष। परे का अर्थ क्या देखा था? आगे, अधिक, बहुत विशेष। और परा का अर्थ क्या है? परा का अर्थ है विपरीत, पीछे, उल्टा, मतलब विपरीत शब्द मान लो। परे अधिक, विशेष परे का। अब परे में जय शब्द के आगे जोड़ दिया, मान लो कि ये जय है, इसके आगे अपने परा जोड़ दिया तो इसका उल्टा हो गया ना, पराजय। इसी प्रकार पराभूत, पराकाष्ठा, प्रभाव, पराक्रम, परामर्श, परावर्तन, प्रविद्या। अब कौन सा आ गया? सम। कौन सा उपसर्ग है? सम। सम का अर्थ क्या है? भली प्रकार, पूर्ण, साथ। सम का अर्थ है भली प्रकार, पूर्ण और साथ। जैसे किसके शब्दों के साथ आना? संक्रमण, समधन, कर्मण। ये संक्रमण शब्द है। तो इसका हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे? विच्छेद करेंगे सम धन कर्मण। तो सम, ये सम है, ये उपसर्ग है। इसके समय के नीचे हलंत लगेगा। ये मैं है अपने को ये पहचानना है, जिसे अपन को ये शब्द देते, जैसे ये मान लो कोई संकलन शब्द देते, तो हमें इसमें मैं तो घटी अपन ये कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, तो हमें कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? तो हमें ये मैं है, ये हमने वो संधि का नियम पढ़ा था ना, मैं का अनुस्वार बन जाता है। व्यंजन संधि का नियम पढ़ा था ना, जैसे मैं का अनुस्वार बन जाता है, तो ये यहीं पे लागू होता है, इसीलिए अपन ने संधि वाले नियम अच्छी तरीके से पढ़ लिए। तो ये मैं है, इसमें इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सम धन अंकलन बने, अंकन बन जाएगा। कलन, समधन, तो ये मैं है, ये हलंत है। ठीक है। जैसे सम्मान शब्द है तो इसमें सम उपसर्ग है, तो संकल्प शब्द है तो इसमें क्या है? संकल्प शब्द में भी कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। ठीक है। अब क्या है? संस्कृत, संस्कृत में भी सम उपसर्ग है। दो शब्दों से बना है, सम धन कृत। ठीक है। अब कौन सा उपसर्ग आ गया? नी उपसर्ग है। बड़ा विशिष्ट। नी का अर्थ क्या है? नी का अर्थ क्या होता है? नी का अर्थ है बड़ा, या नी का अर्थ क्या है? बड़ा, विशेष, निश्चय, अत्यंत, बाहर, इतने अर्थ होते हैं। तो हमें इन अर्थों को ज्यादा, मतलब अगर हमें शब्दों का अर्थ पता है तो हम
इन अर्थों के द्वारा हम उपसर्ग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम है तो भी हमें निकालना तो है उपसर्ग, इसीलिए अर्थ पे भी ध्यान देना जरूरी है। और अब जैसे निगम शब्द है तो निधन गम, निगूढ़, निधन गूढ़, निरोध, निधन, नियम, निवास, न्यून, यहाँ पे संधि अयादि संधि वाला नियम लगा है। न्यान, न्यस्त, न्यास, इन सब में नी उपसर्ग है। जहां पे भी मतलब हलंत आए, हलंत आला है, वहां पे क्या होगा, नी उपसर्ग होगा। ठीक है, कौन कौन से शब्द है अपन ने देख लिए ना, कि निगम है, निगूढ़ है। बस एक दो बार हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये शब्द हमें आंखों के सामने आते जाते रहेंगे, तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि एग्जाम में देखते हैं कि हमने ये शब्द पढ़ा था और इसमें कौन सा उपसर्ग आया था, तो आराम से याद हो जाएगा। जैसे ये नियम शब्द है, अब करनी हमें प्रैक्टिस पड़ेगी, ये नहीं कि हमने एक बार पढ़ लिया तो सब कुछ हो जाएगा। निवास, न्यून, न्यस्त, ये सब कुछ इसमें क्या है, इनमें सब में नि उपसर्ग है। अब आगे निस, निर, निर उपसर्ग, कौन सा आ गया, निर उपसर्ग। निर का क्या अर्थ होता है, निर उपसर्ग का अर्थ होता है बिना, निषेध, निक्षय, अत्यंत, बाहर। निर उपसर्ग का अर्थ क्या है, बिना, निषेध, निक्षित, अत्यंत, बाहर, निर्भय, भय रहित, निरंजन, निर्धन, अंजन, निरंतर, निरपेक्ष, निरपराध, निराकार, निरीक्षण, निरामीष, निरुत्साह, निरादर, निरुपाय, निर के तो बहुत है, निर उपसर्ग के तो बहुत शब्द है। निर्मम, निर्वाह है, कितने देख लिए अपन ने, 13 देख लिए। कौन कौन से, परासम नी, कौन कौन से देख लिए, एक तो परा देख लिया, सम देख लिया, नी देख लिया, निर देख लिया। परा, सम, परा, सम, नी और निर, कितने हो गए, 13। इस प्रकार शब्दों को संधि विच्छेद विसर्ग संधि के नियमों से भी होता है। निर संधि प्रकरण में नी प्रयुक्त होता है। जैसे नी वाला नियम हमने देखा था कि विसर्ग संधि में होता है ना, जैसे नी, निर, रे का क्या बन जाता है, विसर्ग बन जाता है, ये विसर्ग वाली संधि में देखा था। अब 14वां कौन सा है, वो है निस उपसर्ग। निस उपसर्ग में क्या होता है कि बड़ा, बिना, विशेष, ये अर्थ होता है निस का। जैसे निस धन छल, निश्छल, निस्त्रु, निशुल्क, निशब्द, इसमें इनमें क्या क्या जुड़ा है, ये तो हमें देखते ही पता चल जा रहा है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा ये ध्यान रखना है कि जैसे कि इसमें निश्चल शब्द है, इस उपसर्ग का अपन देखते हैं, तो इसमें निश्चल शब्द में क्या होगा कि जैसे ये निश्चल शब्द है तो उपसर्ग हमें ये निस न करके ये शैद करना है, दंते से। कौन सा करना है, उपसर्ग हमेशा हम निस दंते उप से वाला ही होगा, न कि हमें जैसे ये शब्द दे दे और ये ऑप्शन दे दे, एक ये तालव्य वाला दे, एक मूर्धन्य से दे दे और ये दे दे एक पूरा से दे दे, तो इसमें हलंत के साथ दंते से ही होगा, ये याद रखना है। अगर उपसर्ग में ऑप्शन में ये वाला से आएगा वही हमें करेक्ट आंसर चुनना है। ठीक है बच्चों, तो हमें अभी है कि निष्करण, अब जैसे ये निष्करण शब्द में है तो हमें तो यही लग रहा है ना, ये मूर्धन्य स है, मूर्धन्य स है ना, तो मूर्धन्य हमें तो यही लगेगा कि ये स है तो यही उपसर्ग होगा, लेकिन इस इन दोनों स से कोई भी उपसर्ग नहीं है।
इन दोनों स से कोई भी उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग केवल दंते स वाला ही होगा, चाहे तीनों समूह में से कौन सा ही आए शब्द के में अंदर। ठीक है, अब निस्तल है तो इसमें तो अपन ने ये देख लिया कि निस्तल इसमें दंते स है तो यहाँ पे है। लेकिन जहाँ पे मूर्धन्य और तालव्य स आए वहीं पे जब उपसर्ग हम अपने शब्द को विच्छेद करेंगे तो उपसर्ग निकलेगा वो दंते से ही आएगा। ये हमें विशेष तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब आगे वाले कौन कौन से, जैसे उपसर्ग के उदाहरण में क्या होता है कि उपसर्ग और मूल शब्द के अलग अलग होते हैं कि निस सास उपकरण, ये तो अपन ने ये देख लेना, अपने जो पढ़ा है वही उसी के बारे में है। ये देखो निस में ये निस और ये उपसर्ग नहीं होते, केवल ये सही बन जाता है, देखिए जो हमें हमने पीछे पढ़ा है। जैसे अब आगे आ गया दुर उपसर्ग। दुर का अर्थ होता है कठिन, बुरा, विपरीत। खासकर उपसर्ग में तो क्या है कि हिंदी वाले तद्भव वाले भी पूछे जाते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से संस्कृत वाले उपसर्ग है वो इम्पोर्टेंट है। तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए? दुर उपसर्ग पढ़ लिया। दुर का अर्थ क्या है? कठिन, बुरा, विपरीत। जैसे दुर्धन, अभी, दुर्बल, संधि, इसमें दो उपसर्ग है। दुर, हाँ, एक शब्द में दो, तीन, दो से अधिक उपसर्ग भी हो सकते हैं। तो कहीं कहीं हमें जैसे अत्याचार शब्द है तो एग्जाम में मूल शब्द और उपसर्ग भी पूछ सकते हैं। जैसे जैसे कोई भी दो शब्द देते हैं, तीन चार शब्द देते हैं और वहां पे हमें पूछ ले कि दो से किन शब्दों में दो से अधिक उपसर्ग है, तो अति, अधन, आचार क्या है? अत्याचार, इसमें कितने उपसर्ग है? तो इसमें दो उपसर्ग है। कौन कौन से? एक तो अति है और एक आ है। अति, धन, आचार। ठीक है, अब दूर से इसमें यहाँ दुर्बसंधि है तो दुर्धन अभिसंधि, दुरावस्था में दुर्धन अवस्था, दुर्धन आग्रह है, दुराग्रह। तो इसमें भी, इसमें दो वो उपसर्ग ना होके एक ही है। ये मतलब कोई भी अपन को बड़ा शब्द दे के ये अंदाजा मत लगा लेना, कभी कभी बड़े शब्दों में भी एक ही उपसर्ग के साथ बन जाते हैं। ठीक है, दुर्लभ, दुर्बुद्धि, दुर्गुण, दुर्नीति, ये सब विसर्ग नियम। जैसे दूर और निस, ये दो विसर्ग संधि वाले नियमों से है। ठीक है, अब दुस, दुर भी है, दुस भी है। इसका भी कठिन, बुरा, विपरीत दोनों का भी सेम ही अर्थ होता है। दुष् का भी कठिन, बुरा, विपरीत होता है। जैसे दुष्चक्र, दुष्चरित्र, दुश्चिंतन, दुश्शील, दुशासन, दुश्चय। फिर से यही कह रही हूँ, निस में भी दंते से ही उपसर्ग आएगा और दुस में ही दंते से ही आएगा, न कि तालव्य और मूर्धन्य। इन दोनों जहां पे भी हमें उपसर्ग पूछे, दंते से वाले ही उपसर्ग वाले ऑप्शन देखने हैं हमें। ठीक है, अब आगे वी उपसर्ग है। वी का अर्थ होता है अभाव, भिन्न, विशेष। कितने देख लिया हमने? 17। 17वां कौन सा है? वी का अर्थ होता है अभाव, भिन्न, विशेष। विजय, विज्ञान, विघटन, विचरण, वितान, विफल, विभाजन, विलाप, विमोक, वियोग, विलोम, व्यायाम, विधन, आयाम, व्यय, विधन, अय, व्यस्त, विधन, अस्त। व्यवहार में भी, व्यवहार में कितने हैं? दो। वि, धन, अवधन, हाँ, विधन आदि, विधन, आकरण। व्याकरण में भी हमने देख लिया, जैसे अतिचार, अत्याचार में तो व्याकरण में भी दो उपसर्ग है। ठीक है, कितने? दूर, दुस, भी। कितने पढ़ लिए थे? दूर, दुस, अच्छा एक निस हो रहा था, पढ़ था निस,
और वी। कितने हो गए? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। कितने देख लिए? 17। अब 18वां कौन सा है? उप। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? पास, छोटा और सहायक। उप का अर्थ होता है जैसे पास भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और सहायक। जैसे उपयोग, उपवन, उपदेश, अपचार, उप उपवास, उपचार, उपमंत्री। जैसे उप सरपंच। अब सरपंच और उप, उप का अर्थ होता है छोटा। तो उप सरपंच होता है, जैसे उप का अर्थ बनने बड़ा होता है, जो उप सरपंच होता है वो सरपंच से छोटा होता है। उप मंत्री मंत्री से छोटा होता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष से, उपाध्यक्ष होता है वो छोटा होता है। ठीक है। इसीलिए उपेक्षा, उपन्यास। उपन्यास में कितने उपसर्ग है? उपन्यास में 2 उपसर्ग है। वो एक तो उप उपसर्ग है और एक नि उपसर्ग है। इस प्रकार बनेगा ये। उपाधि, उपधन। उपाधि में भी ये देखो, एक छोटा सा शब्द दिख रहा है ना हमें, उपाधि शब्द है। इसमें कितने उपसर्ग हैं? इसमें 2 उपसर्ग है। कितने हैं? 2। अब ये आप सोचोगे कि कोई शब्द बड़ा दिखे तो हमें समझ में आए कि 2, इतने छोटे में भी 2 उपसर्ग है। हाँ जी, इसमें एक तो उप उपसर्ग है और एक आ उपसर्ग है, और मूल शब्द है वो दी है, धारण करने वाला, उपाधि। अब उत और उद। उत और उद, जिसका अर्थ होता है ऊपर, ऊंचा और श्रेष्ठ। जैसे उत्धन लेख, उल्लेख, उत्तधन उज्जवल। इसमें व्यंजन संधि वाला वो होता है ना, फर्स्ट का तीसरा बन जाता है, वो नियम लगेगा यहाँ पे। उत्तधन आहार, उद्वरण, उत्तधन गम, उत्तधन नति, उत्तधन श्वास। कौन कौन से? उत्तधन कंठा, उत्कंठा, उत्क्रम, उत्पल, उत्थान। इनमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें उद। ठीक है। अब प्रति। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक। हमने क्या क्या पर पढ़ा था, परा पढ़ा था। अब प्रति, प्रत्येक, विपरीत, सामने, बदले के समान। इनका प्रति का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक होता है, विपरीत होता है, सामने, बदले। जैसे प्रतिक्रिया, प्रतिफल, प्रतिनिधि, प्रतिमा, प्रतिलोम, प्रतिवाद, प्रतिदान, प्रतिलिपि, प्रतिध्वनि, प्रतीक्षा, प्रतिपण, प्रत्याशा, प्रति उत्तर, प्रति उपकार, प्रत्यावर्तन, प्रणाली। ये सब कुछ प्रतिधन उपकार। इसमें भी एक ही उपसर्ग है। इसे देखें तो 2 भी हो सकता है, उप और का। प्रति, इसमें प्रत्यु, शुद्ध शब्द ये है प्रत्युपकार। इसमें कौन सा है? एक तो प्रति हो गया, एक उप हो गया, और मूल शब्द है वो कार। 2 उपसर्ग हो गए। परि, परि का अर्थ होता है चारों ओर, पास, अच्छी तरह। परि का क्या अर्थ हो गया? परि का अर्थ होता है पास, चारों ओर, अच्छी तरह। तो परि, परि उपसर्ग के कौन कौन से शब्द हैं? जैसे परिकलन, परिजन, परिपक्व, परित्याग, परिधि, परिधान, परिवेश, परिसरमण, परिपूर्ण, परिवर्तन, परिच्छेद, प्रति, परिधन, छेद। इसमें आगम च वाला नियम लगेगा, संधि वाला, व्यंजन संधि में। परीक्षक, परिधन, आवरण। इसमें 2 उपसर्ग है पर्यावरण में। क्या है? जैसे पर्यावरण शब्द है तो इसमें कितने उपसर्ग है? तो इसमें परि है, आ है, और वर्ण शब्द। मूल शब्द क्या है? वर्ण। मतलब परि मतलब चारों और जो आवरण करने, आ का अर्थ वर्ण, जो अपने और चारों ओर वर्ण करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण। पर्यंत, परिधन अंत, पर्यंक, परिभूषण, सु अच्छा, सरल, सुंदर, सुदर्शन, सुचारु, सुगम, सुलभ, सुंद, सुपुत्र, सुरभि, सुकुमार, सुकवि, सुमार्ग, सुका तो अर्थ ही सुंदर होता है, अच्छा होता है। इसमें तो मतलब जो विशेषता बताएगा वो सु। संस्कृत भाषा की
कुछ ऐसे अव्यय भी हैं जो सार्थक शब्दों से पहले जुड़कर उपसर्ग के परिवर्तित होते हैं। इसमें अव्यय कौन कौन से हैं? इसपे अव्यय वो होते हैं जैसे हमने पढ़े थे, किसमें पढ़े थे अव्यय? उसमें अव्ययभाव समास में पढ़े थे, जिसमें क्या लगता है, इसमें काल वचन लिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता जिस शब्द पे, वो होते हैं अव्यय। तो अव्यय में मतलब ये देखो, इसमें दे रखा है कि संस्कृत भाषा में कुछ ऐसे अव्यय हैं जो शब्द के सार्थक शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ परिवर्तन करते हैं। जैसे अभाव, ए का अर्थ होता है अभाव और नकारात्मक, स्थिर अस्थिर, अव्यय अव्यय, सक्षम असक्षम, वेदनिक अवेदनिक, अजर, मतलब वो पूरा का पूरा अपोजिट बना देता है कोई शब्द उसको। अब हमने अन्न, अंतर, काकू, अलम, चीर, अध, इनका क्या अर्थ हुआ? आभार रहित। अंतर का होता है भीतर, काकू का अर्थ होता है बुरा, सुंदर। ये संस्कृत की क्या है? अव्यय है। चीर, अध नीचे, तुच्छ बाहर, पुनर यानी दोबारा, पुनर्वास, प्राक पहले का। ठीक है। अब हिंदी के उपसर्ग, ये संस्कृत के तो अव्यय हैं, ये मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस आप एक बार देख लेना। ठीक है। अब हिंदी के उपसर्ग देखते हैं। हिंदी के कितने उपसर्ग हैं? कि ए उपसर्ग है वो संस्कृत का भी है, इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, लेकिन हिंदी उपसर्ग का प्रयोग होता है वहां पे तद्भव शब्दों में होता है। जहाँ पे मतलब हिंदी उपसर्ग लगते हैं, तो जिन शब्दों के साथ होता है वो तत्सम शब्द होते हैं ना, वो तो संस्कृत के शब्द होते हैं। और हिंदी वाले तत्व शब्द होते हैं, वहां पे क्या होते हैं? ए शब्द होता है हिंदी वाले तत्व शब्द उपसर्ग। तो ए का अर्थ होता है नहीं, जैसे काज, अकाज, अचूक, अथा, अति, अडीग। और अन का होता है, संस्कृत में तो हलंत होता था, ये ध्यान रखने वाली बात है कि संस्कृत में हलंत होता था हर वर्ण के आगे, और यहाँ पे बिना हलंत वाले अध, आधा होता है, जैसे अध पका, अध खिला, अध मरा, अध कचरा, अध जला, अनहोनी। जबकि अन उपसर्ग संस्कृत का भी है, अन उपसंस्कृत का है तो कौन सा है? ये है। और हिंदी का है, ये है। इसमें हलंत का फर्क है। ऊन, ऊन का अर्थ होता है एक कम, जैसे 29, 49, 59, 89, 79। और जो ओ का अर्थ होता है बुरा या नीचे, जैसे ओगट, ओगुण, अवतार, ओगड़, ओसर, ओडर। ओ वाले कौन कौन से शब्द है? ओगट, ओगुण, अवतार, अवगढ़, ओसर, औडर। और ऊ का अर्थ होता है ऊपर या ऊंचा, जैसे जड़ना, उजड़ना, उछलना, उखड़ना, लांगना, उलांगना, चक्का, उचक्का। इसका अर्थ क्या हुआ? ऊपर या ऊंचा। कु, कु का अर्थ बुरा ही होता है, कपूत, कठोर, कुयोग। दु, दु का अर्थ होता है बुरा और हीन, जैसे दुकाल, दुबला, दुपहरी, दुसुती। नी का अर्थ संस्कृत में होते हैं और हिंदी में भी होते हैं। दूसरा पर का अर्थ होता है दूसरा, जैसे परदादा, परपोता, परसुक, परदुक। ये सब क्या है? हिंदी के उपसर्ग है। सहित, उपचा, भर, भिन्न, सम, ये सब क्या है? हिंदी के उपसर्ग है। किसके हैं? हिंदी के उपसर्ग। अब विदेशी, कुछ उपसर्ग विदेशी देखते हैं, जो अपन देख लेते हैं। मुझे लगता है कि आज की क्लास हम उपसर्ग से ही समाप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी टाइम हो गया। संस्कृत वाले उपसर्ग हमने अच्छी तरीके से देख लिए, समझ के पूरे तरीके से। तो हम प्रत्येक की क्लास कल देखेंगे तो अच्छी रहेगी, तो आसानी से समझेंगे। इसके लिए हमें आज थोड़ा सा उपसर्ग वाले विदेशी उपसर्ग देख लेते हैं।
कौन से विदेशी उपसर्ग कौन कौन से हैं? हिंदी भाषा का तो देख लिए हमने, अब विदेशी और कौन से देखेंगे। विदेशी कौन कौन से हैं जो फारसी अरबी फारसी भाषा के साथ जुड़ते हैं, वो होते हैं विदेशी। जो शब्द जो अरबी और फारसी भाषा के उपसर्ग, वो क्या होते हैं, विदेशी उपसर्ग होते हैं। ठीक है भाई, होते कौन कौन से हैं। विदेशी उपसर्ग कौन कौन से हैं। बा, बे, बा, बे, ला, कम, दर, एन, इनके हम शब्द भी देखेंगे, टेंशन मतलब अल, बद, फुस, बिला, जेर। आप साथ साथ में नोट करते जाना कि विदेशी शब्द उपसर्ग है वो कौन कौन से हैं। हिंदी वाले अपन देख लिए, सर, ना, हम, हर नेक, हर नेक, ये सब क्या है, विदेशी उपसर्ग है। ठीक है, तो इनके अब शब्द देखिए कुछ। शब्द देखते हैं, जैसे पहले देखा था आपने बै और बा का। इनके शब्द देखते हैं, जैसे बेवकूफी, बेखूबी, बदौलत, इसी प्रकार बशर्ते, बतौर। फिर देखा था बे, क्या देखा था, बे, बेदर्द, बेवजह, बेवफा, बेइज्जत। चलो 5 मिनट में। फिर अपन ने क्या देखा था, ला, तो ला इलाज लापरवाह है, ला इलाज, लापरवाह, लाचार,
लापर, वाह, लाचार, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो विदेशी शब्द ही है, अरबी फारसी शब्द है, उनके आगे क्या करते हैं। ठीक है, जैसे कम का कम न्यून अर्थ होता है, तो कमजोर, कम अकल, कम उम्र, दर में, दरअसल, दरख्वास्त, दरकार, दर हकीकत है। दर का क्या अर्थ होता है, कम या न्यून, तो कमजोर, कम अकल, ये विदेशी मतलब फारसी, अरबी फारसी शब्द है, उनके आगे ये सब उपसर्ग जुड़ते हैं। अलविदा अल शब्द में होता है, जैसे अल में अलविदा, अलवेला, डेली रूटीन शब्द है हमारे, जो अपन काम में लेते हैं, जैसे अलग राज, अलमस्त, अलबत्ता। खुश, खुशनुमा, खुशहाल, खुशनुमा, खुशहाल, खुशमिजाज, खुश किस्मत, तो बहुत बड़ा खुश किस्मत है। खुश मिजाज, खुश में किस्मत, खुश खबरी, खुदा खुश दिल, ये सब कुछ भी लिख सकते हैं। घेर देखा था आपने, कौन सा देखा था, घेर हाजिर, घेर वाजिब, गैर सरकारी, सर देखा था, सरकारी, सरकार, सरनाम, सरपंच, ना ना, नालायक, नालायक, नाराज, नाबालिग, और नाचीज, और कौन सा, हम देखा था, तो हम रहा है, हमराज, हमराज, हमदम, हम वतन, फिर देखा था हर ने, हर का अर्थ होता है प्रत्येक, तो हरदम, हर रोज, हर घड़ी, हर एक, हर तरफ, नेक, नेक दिल, नेक दिल, नेकियत, नेक नियत, नेक राह है, ये सब क्या है, ये सब है विदेशी उपसर्ग। ठीक है भाई, तो अपन ने आज की क्लास में पूरे के पूरे उपसर्ग पढ़ लिए। होप आपको सबको अच्छी लगी होगी ये क्लास, क्योंकि हमने आज पहले स्टार्टिंग में बोला था कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उपसर्ग की क्लास इतनी लंबी हो जाएगी। तो उपसर्ग हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, तो हम प्रत्यय की क्लास अगली क्लास में पढ़ेंगे, इसलिए
हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़ लिए, हिंदी के संस्कृत उपसर्ग पढ़ लिए और विदेशी उपसर्ग भी पढ़ लिए। कौन कौन से है ये सब? अगर हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन निकालने हैं, और जो भी हमारे पास बुक है हिंदी से रिलेटेड, उन सबको ये तो नोट्स बनाने ही है, और जो हमारे पास हिंदी से बुक है उन सब के एग्जाम में निकालने हैं। तो हमने आज की क्लास में उपसर्ग को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा है, एक एक शब्द एक एक उपसर्ग को देखा है। सो शब्दांश के मूल पहले एक बार फिर से बताती हूँ। उपसर्ग क्या होता है? ऐसे उपसर्ग और ऐसे पहले लगता है, ए पहले उपसर्ग और उपसर्ग। जिसे प्र से लगने पर पुत्र, सु लगने पर सुपुत्र बनता है। तो आज की क्लास अच्छी लगी हो आप सबको तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हम आगे की क्लास में प्रत्यय की भाषा, प्रकार, ये सब कुछ पढ़ेंगे उदाहरण सहित। ठीक है, धन्यवाद।